पारंपरिक भारतीय शिक्षा का प्रमुख मूल्य उदात्त, समावेशी, अभ्रांत और गतिशील विकासवादी दृष्टि है, जिसकी परिचर्चा ऋग्वेद से ही आरंभ होती है और बौद्ध, जैन और शंकर आदि के मतों में विशेष रूप से प्रस्तुत है। बौद्धों के अनुसार कर्तव्यों का अर्थ अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या में निहित है, जिसे उन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा के सिद्धांत से निरूपित किया है। जैनियों ने कर्तव्यों का अर्थ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र की व्याख्या से की है, जिसके आधार पर त्रिरत्न की अवधारणा हुई है। कठोपनिषद के अनुसार मानव आजीवन या तो ऐन्द्रिक सुख अर्थात प्रेस की कामना में लीन रहता है या फिर एक्सीलेंस अर्थात श्रेयस की प्राप्ति में। दोनों में से जब किसी एक को चुनने की दुविधा उत्पन्न होती है तो बुद्धिमान विवेक के आधार पर श्रेयस को चुनता है, किंतु मूर्ख अज्ञानवश परिणाम को नजरअंदाज करता हुआ भोग में डूब जाता है। आदिकाल से ही भारत में आन्वीक्षिकी या साइंटिफिक इंक्वायरी को सभी विद्याओं को समझने या परखने का प्रकाश, समस्त कर्मों को करने की सूझ या कयास और सभी धर्मों के विश्वास का आधार माना जाता रहा है। 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के पश्चिमी खंड के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप अर्थात फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी आदि मेडिटेरियन के पश्चिमी वर्ती देश रोमन सभ्यता के बुनियादी विकास तंत्रों से अलग थलग पड़ गए। तब उनके पास न तो विकास के लिए अनुकूल शहर, सड़क या इमारतें थीं और न ही व्यापार योग्य कोई विकसित अर्थव्यवस्था। परिणामतः पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था 15वीं शताब्दी तक पूर्णतः कृषि प्रधान रही। इस प्रकार वहां सामंतवादी और पुरोहित प्रधान समाज का विकास हुआ, जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा एक गतिहीन समाज का परिचायक था, जिसके कारण इतिहास यूरोप के उस पूरे काल को अंधायु का नाम देता है। वहाँ कास्टस या जातिगत शुद्धता की अवधारणा पर समाज का विभाजन 3 जातियों में अर्थात क्लर्जी, नोबिलिटी और सीमित अधिकारों वाले सर्फ या वंशगत सर्वहारा में किया जाता था। चूंकि मध्यकालीन पश्चिमी समाज में पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व था, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में उनकी नियामक भूमिका रही। उन दिनों जोन ऑफ आर्क जैसी अनेकों महिलाओं को चर्च के प्रभाव में चुड़ैल साबित कर जिंदा जला दिया जाता था। उक्त संदर्भ में यह रेखांकित है कि आर्क पर दायर मुकदमा यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की अनुशंसा पर ही की गई थी। और यह भी बताना आवश्यक है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की तर्ज पर ही हुई थी, जो भारतीय यूनिवर्सिटीज के रोल मॉडल मानी जाती है। 11 दिसंबर 1936 में कास्टस अर्थात जातीय शुद्धता को अक्षुण्ण रखने के लिए अंग्रेज राजा एडवर्ड 8 अर्थात भारत के सम्राट को भी अपनी राजगद्दी त्यागनी पड़ी थी। कारण नोबिलिटी कास्ट में गैर नोबिलिटी का समावेश अंग्रेजी जातीय शुद्धता के लिए आज भी अस्वीकार्य है। सन 1462 में टोलमी की सामुद्रिक उपलब्धियों के प्रकाश से कोलंबस जैसे अनेक अभावग्रस्त पश्चिमी युवा वर्ग प्रेरित हुआ था। कालांतर में ओडिसी और इलियड में वर्णित सामुद्रिक यात्राओं और क्यूबैक्स द्वारा खगोल शास्त्र पर लिखी पुस्तक के प्रकाशन से नेविगेशन या नौवहन तकनीक के विकास को एक नया आयाम मिला। लेकिन जब आन्वीक्षिकी, तर्क या विवेक के आधार पर मिरांडोला ने अपनी पुस्तक डिग्निटी ऑफ मैन की बात रखी तो वह वेस्टर्न रिनेसेंस का घोषणा पत्र साबित हुआ, जिसकी परिणति पश्चिम में प्रभावशाली बौद्धिक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें पश्चिमी समाज आन्वीक्षिकी को उन्मुख हुआ और प्रगति पथ पर अग्रसर हो संपूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना। इस प्रकार 15वीं सदी का वेस्ट जब अज्ञान और रूढ़िवादिता की जंजीरें तोड़ रहा था और आन्वीक्षिकी के आधार पर अपने समाज का पुनर्निर्माण कर रहा था, भारत आर्यभट्ट, बारामिहिर, भास्कर आचार्य को विस्मृत कर वेदांत आदि के आन्वीक्षिकी पर परंपरा के प्रतिकूल कर्मकांड और मजहबी फसाद में उलझ गया, जिसके कारण विदेशी उपनिवेशवादियों ने भारतीय को मिटाकर एक नई व्यवस्था का निर्माण कर डाला, जिससे भारत के मूलभूत शैक्षणिक मूल्य लुप्त प्राय हो गए।
परमाणु बम के जनक प्रोफेसर ऑपरहेमर के अनुसार 20वीं सदी की महानतम उपलब्धि वेद तक की पहुंच है, जो अन्य किसी भी सदी की उपलब्धियों से महत्तर है।